हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। पिछले वीडियो क्लास लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट एक ग्राफ हम लोगों ने बनाया था बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच, और जो फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इन तीनों का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। इसका वेट आप जानते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। वेट हम लोग mg से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी बॉडी पर लगता है, हम लोग जानते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स हर एक वस्तु पर लगता है और उसको अपनी सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। उसी फोर्स को हम लोग उस बॉडी का वेट कहते हैं। इसके अपोजिट ऊपर सरफेस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है। सपोज ये P अप्लाइड फोर्स है जो बॉडी को इस ओर खींच रहा है, तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन का अपोज करता है और जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो यहाँ आप फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन जो है इस साइड में एक्ट होगा, लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब नॉर्मल रिएक्शन उधर और लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे इनके बीच से जाएगा। ये रिजल्टेंट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल का है, ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एंगल which रिजल्टेंट जैसे ही बोलेंगे तो ये बताना होगा कि किसका रिजल्टेंट हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विथ बनाता है किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। आप जानते हैं कि एंगल तभी बनेगा जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट और एक नॉर्मल रिएक्शन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये रिजल्टेंट मेक्स बनाता है विथ नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ के एंगल को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनने वाले एंगल को कंसीडर करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मूला। फिगर में हम लोग यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हैं और यहाँ पर ऐसे आप मिला दीजिए। कुछ नोटेशन यहाँ पर O, यहाँ A और यहाँ B लिख सकते हैं। तो फिगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। O रिजल्टेंट में C लिख देते हैं, OCA, और ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल OCA हम लोग लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा आप जानते हैं फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस आप पहचानना जानते हैं। इस ट्रायंगल में ये गिवन एंगल है, ये रेफरेंस एंगल है। इसके ठीक सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगा, कर्ण। परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो जो साइड बच गया उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो बेस हो जाएगा आपका O से A तक। AC परपेंडिकुलर, OC हाइपोटेनियस और OA ये बेस है। तो हमें यहाँ ज़रूरत है परपेंडिकुलर और बेस की, तो परपेंडिकुलर CA
और बेस के रूप में हम लोग OA लिख सकते हैं। CA साइड OB साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है तो लिख सकते हैं OB। और OA देखिए नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर R लिखेंगे। OB देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो FL लिखेंगे बाय R, और इधर से चल रहा है tan थीटा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। इसके पिछले वीडियो क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन पर होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो लिखेंगे FL बराबर μs R। ये कांस्टेंट है वेयर μs कोएफिशिएंट है S फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो FL इक्वल टू हो गया μs डॉट R, μs इंटू R। तो अगर हम यहाँ से μs का वैल्यू निकालना चाहें तो लिखा जा सकता है μs इज इक्वल टू FL बाई R, जिसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 में है tan थीटा इज इक्वल टू FL बाई R, और इक्वेशन 2 में है μs इज इक्वल टू FL बाई R। तो दोनों इक्वेशन के RHS को ध्यान से देखिए, वो इक्वल है। तो आप जानते हैं कि जब दो इक्वेशन के एक साइड इक्वल होते हैं तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू μs, या आप लिख सकते हैं थीटा इजकल टू tan इनवर्स μs। यही जो थीटा है ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। It means coefficient of static friction is equal to tangent of थीटा है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज भी एक एंगल है जो बनता है हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में, और ये एंगल उस समय का एंगल है जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस से स्लाइड होना शुरू होती है। मान लीजिए किसी इंक्लाइंड सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है और वो बॉडी जब नीचे स्लाइड होना शुरू करती है तो उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए इस तरह का सरफेस, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे कर दिए तो ये वर्टिकल हो गया, और अगर इसको थोड़ा हम लोग झुका दिए तो ये हो गया इंक्लाइंड। ठीक है, अभी ये इस तरह का जब बनेगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है दोनों सरफेस, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, अभी एंगल 45 डिग्री, अभी एंगल हो सकता है 30 डिग्री 20 डिग्री होगा, और अगर दोनों सरफेस आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो आप एंगल देख रहे हैं ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इस इंक्लाइंड सरफेस पर रखा गया है। अब ये कब स्लाइड होना शुरू करेगा? जब हम लोग इस सरफेस को इंक्लाइंड बनाएंगे तब। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंगल जो बन रहा है इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल के बीच, वो 0 डिग्री है। जैसे हम इस सरफेस को थोड़ा सा उठाते हैं तो देखिए थोड़ा एंगल तो बन गया, लेकिन बॉडी अभी स्लाइड होना शुरू नहीं किया है। थोड़ा सा हम और उठाते हैं तो भी नहीं शुरू किया। अब ज़्यादा उठाने से क्या हुआ, ये बॉडी नीचे स्लाइड होकर चला गया। तो जिस एंगल पर बॉडी स्लाइड होना शुरू करे, बिगिंस टू स्लाइड करे, तो उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ पर बॉडी रखी हुई है जो स्लाइड होना शुरू करेगी। इस बॉडी का वेट लगेगा नीचे, जिसको हम लोग mg से डिनोट करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन इसके सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल में है तो भी नॉर्मल रिएक्शन उस पर परपेंडिकुलर होगा, बॉडी अगर इंक्लाइंड सरफेस पर है तो भी वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा, आप याद रखेंगे, सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है। अब हम लोग mg को, यहाँ भी एंगल थीटा है, जो एंगल यहाँ बनता है सेम एंगल यहाँ बनता है। अब हम लोग इस mg को दो भागों में ब्रेक करेंगे, दो कंपोनेंट में। एक जिधर थीटा है उधर हो जाएगा mg cos थीटा, आप पढ़ चुके हैं, और जिधर एंगल नहीं बनता है उधर हो जाता है mg
साइन थीटा। देखिए यहाँ पर जो बॉडी है वो mg साइन थीटा के कारण नीचे आ रही है, तो बॉडी का मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो आप बताइए कि इसमें फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा, किस डायरेक्शन में एक्ट होगा। आप जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन जिधर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो ऊपर एक्ट होगा, F फ्रिक्शन फोर्स। mg साइन थीटा के कारण बॉडी नीचे आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज कर रहा है तो वो ऊपर एक्ट हो रहा है, नीचे mg हो गया। ये थीटा यही है एंगल ऑफ रिपोज, जिस मिनिमम एंगल पर बॉडी स्लाइड होना शुरू करता है। आर नॉर्मल रिएक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल, एक एंगल से जो बनाता है इंक्लाइनेशन इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ऑफ इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस when a body placed on it just begins to slide down। जो वस्तु इस पर रखी गई है वो शुरू करती है नीचे स्लाइड करना, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब इसका फॉर्मूला, फिगर देखने से पता चलता है कि ये जो आर नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा के इक्वल है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है mg sin थीटा के इक्वल है। यहाँ पर हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ले सकते हैं FL। तो हेयर आर नॉर्मल रिएक्शन है, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन है, mg वेट ऑफ बॉडी है, थीटा एंगल ऑफ रिपोज है। हम लोग mg को दो भागों में रिजॉल्व किए हैं, बांटे हैं। वी रिजॉल्व द वेट mg ऑफ द बॉडी, रिजॉल्व का मतलब बांटना, ब्रेक करना, इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला mg cos थीटा, दूसरा mg sin थीटा। यहाँ पर mg sin थीटा के कारण बॉडी नीचे स्लाइड हो रहा है। अभी यहाँ r mg cos थीटा के इक्वल होगा, FL mg sin थीटा के इक्वल होगा। ऑल्सो FL बराबर mg साइन थीटा, इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंड R इजकल टू mg cos थीटा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो हम लोग लिखेंगे FL बाय R इज इक्वल टू mg साइन थीटा बाय mg cos थीटा। mg से mg कैंसल आउट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। FL बाय R इज इक्वल टू टैन थीटा, इक्वेशन इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि जो FL है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R पर होता है, तो FL बराबर μs इंटू R हो जाएगा। तो लिख सकते हैं FL बाय R बराबर μs, इक्वेशन 4। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखिए, दोनों इक्वेशन को देखने से पता चलता है कि दो इक्वेशन के LHS एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू μs और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स μs। Here theta is equal to angle of repose. So finally we can write
दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने दो तरह के एंगल के बारे में डिस्कस किया। पहला एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा एंगल ऑफ रिपोज। अब आप दोनों एंगल्स के अगर रिजल्ट को देखेंगे तो आप याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी सेम रिजल्ट आया था और एंगल ऑफ रिपोज में भी हमारा सेम रिजल्ट आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। दोनों एंगल आपस में न्यूमेरिकली इक्वल हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।